आज से 50 साल पहले सोचिए जरा, भारत ने कुछ ऐसा करने की ठानी जिसकी हिम्मत पश्चिम के बाहर बस कुछ ही देश कर पाए थे। एक ऐसा देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ था, गरीबी से लड़ रहा था, जिसके पास कोई खास इंडस्ट्री नहीं थी और जो टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर था। और इस देश ने फैसला किया कि वो अपना खुद का सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाएगा। खरीदना नहीं, किसी से लाइसेंस लेकर बनाना भी नहीं, बल्कि बिल्कुल स्क्रैच से यानी जीरो से डिज़ाइन और तैयार करना। उस फाइटर जेट का नाम था HF-24 मारुत। देखिए, आज ज़्यादातर लोग इसे भूल चुके हैं, पर इसकी कहानी भारत के इनोवेशन, एम्बिशन और रिस्क लेने की क्षमता के बारे में कुछ बहुत ही ज़रूरी, बल्कि कहूँ तो चुभने वाले सवाल खड़े करती है। ये कहानी सिर्फ एक प्लेन की नहीं है। ये कहानी है इस बात की कि तब क्या होता है जब आपका विजन तो बहुत बड़ा हो, लेकिन आपकी मानसिकता पीछे रह जाए। तो चलिए, ये समझने के लिए कि मारुत प्रोजेक्ट उस जमाने में कितना बड़ा और क्रांतिकारी कदम था, हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, 1950s के भारत में। तब भारत को आज़ाद हुए सिर्फ 14 साल हुए थे। आप सोच सकते हैं, हमारी इकोनॉमी उस वक्त बस किसी तरह से गुलामी के असर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। हमारे पास कोई हेवी इंडस्ट्री आप कह सकते हैं कि लगभग थी ही नहीं। अच्छी मशीनें, एयरक्राफ्ट, इंजन, अरे यहाँ तक कि टेक्निकल नॉलेज के लिए भी हम पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर थे। सच तो ये है कि उस दौर में हमारे लिए तो हवाई जहाज़ों का मेंटेनेंस करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। डिज़ाइन करना तो भाई बहुत दूर की बात थी। और इन सब मुश्किलों के बावजूद सोचिए, भारत ने एक ऐसी एलीट क्लब में घुसने का फैसला किया जिसमें उस वक्त दुनिया के गिने चुने देश ही शामिल थे। कौन? अमेरिका, सोवियत यूनियन, यूके और फ्रांस। ये वो देश थे जो अपना जेट फाइटर खुद डिज़ाइन कर सकते थे। तो ये फैसला लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। और इस जबरदस्त कोशिश के पीछे एक बहुत ही खास शख्स का दिमाग था, कर्ट टैंक। और सुनिए, ये कोई मामूली इंजीनियर नहीं थे। कर्ट टैंक ये वो दिग्गज डिजाइनर थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक मशहूर फॉकी-वुल्फ FW-190 बनाया था। और भारत ने सिर्फ एक कंसल्टेंट की तरह नौकरी नहीं दी, नहीं, बल्कि उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में हमारे युवा भारतीय इंजीनियरों के साथ मिलकर काम करने, नए नए एक्सपेरिमेंट करने और देश में ही एक एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम बनाने की पूरी आज़ादी दी। और जानते हैं नतीजा क्या निकला? जबरदस्त। HF-24 मारुत एक ऐसा विमान जिसे सुपरसोनिक स्पीड के लिए बनाया गया था, जिसमें 2 इंजन थे और जो जमीन पर हमला करने और हवा में लड़ने दोनों में माहिर था। उसका जो ढांचा था, मतलब जो एयरफ्रेम था, वो सच में वर्ल्ड क्लास था। बाद में टेस्ट पायलट्स ने भी माना कि इसकी स्टेबिलिटी और डिजाइन लाजवाब था। और सिर्फ कागज पर नहीं, 1971 के भारत-पाकिस्तान जंग में मारुत विमानों ने जमीन पर हमला करने वाले मिशनों में कमाल की मजबूती दिखाई। मतलब हर लिहाज से देखे तो विमान में कोई गड़बड़ नहीं थी। तो फिर दिक्कत कहाँ आई? क्या गलत हुआ? देखिए, मारुत को डिजाइन तो एक कहीं ज्यादा पावरफुल इंजन के लिए किया गया था, और बस यहीं पर इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। समस्या थी इंजन। असल में भारत के पास वो ताकतवर जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, और उस वक्त चल रहे कोल्ड वॉर की वजह से दूसरे देशों से मदद लेने की सारी कोशिशें भी एक-एक करके नाकाम हो गईं। जो पश्चिमी देश थे वो अपनी इंजन टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं थे, और सोवियत संघ के जो इंजन थे वो हमारे डिजाइन में फिट ही नहीं बैठते थे। तो अगर सीधे सीधे कहूँ तो भारत के पास चैसिस तो फेरारी की थी, पर उसमें इंजन एक फैमिली कार का लगा दिया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि ये विमान कभी भी अपने सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच ही नहीं पाया। उसकी असली एरोडायनामिक ताकत कभी बाहर आ ही नहीं सकी। मतलब वो विमान अपने ही डिजाइन का एक कॉम्प्रोमाइज बनकर रह गया। और फिर धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन बंद हो गया, विमानों को रिटायर कर दिया गया, और ये पूरा प्रोजेक्ट खामोशी से इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब आता है इसका सबसे बेचैन करने वाला हिस्सा। ये सब हुआ था 50 साल से भी पहले। और आज इतनी तरक्की के बाद भी वो जो एक स्ट्रैटेजिक गैप था, वो आज भी बना हुआ है। भारत के पास आज भी अपना बनाया हुआ एक हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन नहीं है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है? नहीं। क्या इंटेलिजेंस की कमी है? बिल्कुल नहीं।
अरे हमने सॉफ्टवेयर में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, मिसाइलों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कुछ नहीं कर दिखाया है। लेकिन फिर भी अपना जेट इंजन नहीं, तो फिर वो क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें एक बहुत गहरे सवाल तक ले जाती है। यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतक आचार्य प्रशांत एक बहुत ही काम की बात की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि असली समस्या पैसों या रिसोर्सेस की है ही नहीं, असली समस्या है हमारे कल्चर की, हमारी मानसिकता की। एक ऐसी मानसिकता जो कहती है अरे जैसा चल रहा है ठीक है, चलने दो। और यही सोच, यही मानसिकता इनोवेशन की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि देखिए, इनोवेशन के लिए क्या चाहिए? एक बेचैनी चाहिए, जो सिस्टम है उस पर सवाल उठाने की हिम्मत चाहिए, पुरानी रीतियों को चुनौती देने का जज्बा और फेल होने का खतरा उठाने का जिगर चाहिए। सोचिए, आज हम जिस भी परंपरा की इज्जत करते हैं वो कभी ना कभी तो एक नया क्रांतिकारी आइडिया ही थी। लेकिन जब वही परंपरा सवाल पूछने की जगह सिर्फ हुक्म मानना सिखाने लगे और चुनौती देने की जगह आराम का जरिया बन जाए, तो समझ लीजिए इनोवेशन खत्म हो जाता है। तो सीधी सी बात यह है कि बड़ी और क्रांतिकारी सफलताएं उस माहौल में पैदा हो ही नहीं सकती जहां फेल होने पर सजा मिलती हो, जहां सवाल पूछने से रोका जाता हो और जहां बेस्ट होने से ज्यादा सेफ रहना जरूरी समझा जाता हो। और इस दिक्कत को दुनिया का कोई भी बजट ठीक नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि HF-24 मारुत कोई फेलियर नहीं था। नहीं, वो तो इस बात का सबूत था कि भारतीय डिजाइनर्स वर्ल्ड क्लास सिस्टम बना सकते हैं। वो इस बात का सबूत था कि हमारे पास विजन था, हमारे पास काबिलियत थी। अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी हिम्मत की, उस निरंतरता की, उस हिम्मत को बनाए रखने की। मारुत आज भी हमसे एक मुश्किल सवाल पूछता है, क्या हम अपने आराम को, बने बनाए सिस्टम को और अपनी सोच को चुनौती देने के लिए सच में तैयार हैं? या फिर हम बस छोटी मोटी तरक्की से खुश होकर और बड़े बड़े ऐलानों का जश्न मनाकर काम चला लेंगे? देखिए, इतिहास तो एक बात साफ साफ बताता है, जो देश टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करते हैं वो सिर्फ अमीर नहीं होते, वो बेचैन होते हैं। अगर भारत को ये रणनीतिक दूरी खत्म करनी है तो इसका जवाब सिर्फ बजट या सरकारी पॉलिसियों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम खुद से, अपने आप से कितने गहरे और कितने ईमानदार सवाल पूछने को तैयार हैं। मारुत उड़ा तो था, लेकिन उसकी सीख शायद आज तक पूरी तरह से लैंड नहीं कर पाई है।